Yes. Uh, how to generate plain text from a servlet and how to generate HTML response from within our servlet. Now today, we will start from where we have left yesterday. But before that, I would like to discuss one thing which Chintan asked yesterday. Chintan, are you there? Is Chintan available? Hmm. Doesn't matter. See, actually, if you all remember, yesterday there was a question which was arised by Chintan. Why should we use Java as a web technology when uh, PHP so easy technology is available? ओके सब याद है सबको कल चिंतन ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई पीएचपी में अब देखो सर्वलेट का हमने देखा कोडिंग कि भाई सर्वलेट में सिर्फ हेलो वर्ड हमने डिस्प्ले करने के लिए कितना सारा लिखना पड़ता है, फिर उसको कंपाइल करना पड़ता है, उसको कहीं पे रखना भी पड़ता है, फिर जाके वो रन होता है। लेकिन यही चीज पीएचपी में सिंगल लाइन में भी हो सकता है। हेलो वर्ड करना तो जावा में इतना लेंथी हो गया। बट मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जावा में क्या है, जावा में क्या है, जावा की वेब टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं ना, जावा वेब टेक्नोलॉजी, उसमें दरअसल दो चीजें हम पढ़ेंगे। जो पहला हमने अभी शुरू कर दिया है वो है सर्वलेट, और जो दूसरा है ना वो क्या है, जेएसपी। ये दोनों ही जावा की वेब टेक्नोलॉजी के अलग अलग मैकेनिज्म्स है कि जो हमें यूजफुल होंगे। ओके, अब देखो ये दोनों चीज एक्चुअली जेएसपी जो है ना, वो एक्चुअली आपको दिखने में पीएचपी जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें पूरा एचटीएमएल का कोड होगा। बीच बीच में कहीं पे आप जैसे पीएचपी के पेज में आप क्या करते हो कि एचटीएमएल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और कहीं कहीं पे आपने डायनेमिक कंटेंट ऐड करने के लिए पीएचपी का कोड लिखा होता है। पीएचपी के टैग के जरिए से लिखते हो ना पीएचपी, फिर पीएचपी का कोड रहता है आपका, फिर वापस उसको पूरा करते हो, फिर आपका नॉर्मल एचटीएमएल होता है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर होता है इस जेएसपी के पेज का। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें याद कम रखना पड़ता है, उसमें सिंटेक्स एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ की सर्वलेट जो है वो तो पूरा जावा का ही कोड है। उसमें अगर आप HTML लिखना चाहते हो तो वो आपको प्रिंट एलन मेथड के अंदर लिखना होता है, जैसा कि हमने कल देखा था। प्रिंट एलन मेथड के अंदर डबल कोट्स में हम लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही आराम से ध्यान से वो करना पड़ता है। चिंतन, आर यू अवेलेबल? आर यू देयर चिंतन? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Yeah, Chintan, I am addressing your question which you have asked yesterday. Okay. Actually, I have tried to answer it yesterday also, and today actually I have also prepared one short material for differentiating that PHP and Java technology for web application development. ओके, तो ये सर्वलेट जो है, अगर उसमें हम प्रिंट एलन जैसा कुछ करना, मतलब कि हमें डिस्प्ले करना है कुछ एचटीएमएल जैसा, तो प्रिंट एलन में वो थोड़ा हमें कठिन पड़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कल लास्ट में, एक्चुअली ये जेएसपी और सर्वलेट दोनों को मिला के हमारी एक वेब एप्लीकेशन बनेगी जावा में। इसमें क्या होगा पता है, कि जहां पे हमें प्रोसेसिंग करना है ना, मतलब प्योर प्रोसेसिंग, प्योर जावा कोड, वहां पे हम सर्वलेट का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे हमें आउटपुट करना है, जिसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट करना है क्लाइंट को, क्या करना है,
प्रेजेंट, तो वहां पे हम यूज करेंगे जेएसपी, मतलब कि जावा सर्वर पेजेस का। दोनों है जावा के ही मैकेनिज्म, एडवांस जावा के ही। और ये भी आपको बता दूं कि जेएसपी जो है ना, वो इंटरनली तो सर्वलेट ही है। हम जेएसपी लिखेंगे, लेकिन जैसे ही वो जेएसपी की फाइल रन होगी, मतलब कि कंपाइल होगी, जैसे ही पहली रिक्वेस्ट उसके लिए आएगी, तो सर्वर पे उसमें से कन्वर्ट होके एक सर्वलेट बन जाएगी अपने आप। उसका कोडिंग भी आप देख सकते हो। जैसे आप सर्वलेट बनाते हो वैसे सर्वर भी बनाता है। जब किसी भी जेएसपी पेज के लिए पहली बार जब रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो कन्वर्ट होती है एक सर्वलेट में। फिर जब भी वो जेएसपी पेज रन होता है ना, एक्चुअली वो सर्वलेट है कि जो रन होती है। तो हम, ये हमारे लिए एक कन्वीनियंट मैकेनिज्म है जेएसपी, कि जिसके जरिए हम इजीली अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे हम पीएचपी में लिखते थे उसी तरह से, और इंटरनली वो सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब रही बात ये कि भाई कौन सा बेहतर है, जे कभी कभी आपको अब भी लगेगा कि भाई जेएसपी से भी पीएचपी थोड़ा शॉर्ट एंड इजी है, तो हम जेएसपी या जावा क्यों यूज करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपडेट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और पीएचपी जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा। और अगर आप कंपेयर करते हो और ऐसा लगता है कि भाई पीएचपी तो काफी इजी है सर्वलेट से, तो मैंने आपको बताया कि भाई सर्वलेट तो अभी शुरुआत है, आगे जेएसपी आएगा कि जो पीएचपी जैसे काम करने के लिए है। और प्योर आपको प्रोसेसिंग करना हो, देखो अगर आपका पेज ऐसा हो कि जिसमें आपको प्रोसेसिंग भी करना है और डिस्प्ले भी करना है, तो आप जेएसपी बनाओगे। अगर आपका पेज ऐसा है कि जिसमें आपको बिल्कुल आउटपुट रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल प्रोसेसिंग करना है, तो तब आप सबलेट बनाओगे। आया समझ में। और जेएसपी तो आगे जाके हमारे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब लेटर चैप्टर्स में वो आएगा तब। अब आज हम ओवरव्यू लेते हैं इस डिफरेंस का, कि भाई कौन सा बेहतर है। क्या हमें पीएचपी सिलेक्ट करना चाहिए अगर हम किसी वेब एप्लीकेशन को बनाते हैं, या जावा। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कहूंगा, देखो ये बेसिक डिफरेंस है। यू कैन सी हियर जावा टेक्नोलॉजी वर्सेस पीएचपी। अब देखो जेएसपी मतलब जावा, इट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी एंड इट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सपोर्ट web applications with dynamic content, small to medium size web solutions। सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं मैं। PHP is suited to small and medium size applications, लेकिन जहाँ पे आप बड़ी एप्लीकेशंस की बात करते हो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेब एप्लीकेशन, जो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो वहां पे आप कौन सा मैकेनिज्म प्रिफर करोगे, जावा। दूसरी चीज भी, जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता है वहां पे भी आप सिलेक्ट करोगे जावा। लाइब्रेरीज, यहाँ पे जावा का ही प्रोग्राम है, तो जावा की पूरी लाइब्रेरी एक्सेसिबल है। यहाँ पे कंपैरेटिवली पीएचपी में लाइब्रेरी कम अवेलेबल है। जावा में हम अपने खुद के टैग बना सकते हैं, पीएचपी में हम अपने खुद के टैग नहीं बना सकते। होस्टिंग, अब देखो होस्टिंग की बात करते हैं ना, तो पीएचपी में थोड़ा सस्ता है होस्टिंग करना, क्योंकि पीएचपी में आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी वेब एप्लीकेशन ऐसे सर्वर पे आप रख सकते हो कि जहाँ पे किसी बहुत सारे और क्लाइंट्स की भी एप्लीकेशन डिप्लॉय की गई है, वहां पे आपकी भी साथ में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जावा के लिए डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, तो ये एक थोड़ा कॉस्टली है कंपैरेटिवली। मल्टी थ्रेडिंग, नेचुरली जावा का प्रोग्राम है तो मल्टी थ्रेडिंग तो सपोर्ट करेगा ही। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग बहुत कम होता है पीएचपी में, दो इट सपोर्ट्स बट वेरी लेस। अब एग्जीक्यूशन करने के लिए इसको एक सर्वर कंटेनर की आवश्यकता है, ये खुद के सीजीआई इंजन में एग्जीक्यूट होती है। हाँ, थोड़ा कंपैरेटिवली कोडिंग की बात करें तो पीएचपी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है जेएसपी का, क्योंकि उसमें जावा का कोड आता है, जावा की सिंटेक्स आती है।
इट इज सिंपल एंड रिक्वायर्स फ्यूअर लाइन ऑफ कोड। कोड लिखने में इजी है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, हाँ, ज़्यादातर केस में हम इजी जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा जो इजी होता है वो बेहतर होता है ऐसा नहीं है। JSP provides a similar programming style to PHP. It is the project that a developer is working on and his skills should be parameter which language to be used। अब देखो ये तो डेवलपर पे आधारित है कि भाई उसकी कुशलता किस में है और वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उस लैंग्वेज को वो चूज करेगा। बट बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय JSP आर हाउएवर मोर फेवरेबल इन द जावा इकोसिस्टम। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर और वो सब अवेलेबल है, तो मोर सुटेबल कौन सा है? Java. PHP is a scripting language on its own, has its own ecosystem. The contrast between both is pretty visible. It all depends on the programmer's skill level and project requirement in terms of features like scalability, robustness, concurrency, etc. कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो आप मीडियम साइज की एप्लीकेशन बना रहे हो, छोटी सी वेबसाइट, तो आप बेझिझक PHP यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि जो भले ही अभी छोटी हो लेकिन भविष्य में उसको स्केल करने की आवश्यकता हो, उसको आप रबस्ट बनाना चाहते हो, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए जावा। की डिफरेंसेस जो अभी मैंने आपको बताए, जो JSP में लिखा है हमने वो इजीली हम डिबग कर सकते हैं बिकॉज इट इज जावा कोड, वेर एज PHP हैज ए प्रिंट स्टेटमेंट टू डिबग कोड। PHP में तो हमें डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट लिखकर डिबग करना पड़ेगा। JSP इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ जावा क्लास, इट कैन बी गार्बेज कलेक्टेड। या है तो ये जावा का प्रोग्राम, तो फिर जो कुछ भी अप्लाई होता है जावा के प्रोग्राम को वो सब कुछ इसे भी अप्लाई होगा। PHP में गार्बेज कलेक्शन जैसा कुछ है नहीं। JSP execution requires more time since it is translated into the servlet। मैंने आपको बताया था कि JSP का पेज भी इंटरनली कन्वर्ट होता है सर्वलेट में, तो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा वो, थोड़ा comparatively compared to PHP compiled and executed, whereas PHP execution requires less time than JSP। JSP code is compiled fast, bugs can be identified in early stages of its। अब देखो PHP में तो ऐसा होता नहीं, कंपाइलेशन वो तो डायरेक्ट इंटरप्रेट होता है, लेकिन जावा में जो अपना प्रोग्राम है वो पहले कंपाइल होता है, तो कंपाइल टाइम भी एरर फाइंड हो सकती है। PHP has no such option of letting the developer know about bad code in a pre-compiled stage। Mastering JSP require knowledge of Java and HTML syntax, whereas PHP, being a scripting language, is easier to learn and understand। PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वो स्वाभाविक बात है कि वो थोड़ा इजी रहेगा सीखने के लिए। लेकिन जावा JSP को लिखने के लिए आपके पास जावा JSP, जावा और HTML दोनों का नॉलेज होना चाहिए अगर आप JSP का पेज लिखना चाहते हो तो। JSP supports object caching with its extensive support for API, whereas PHP does not support caching। मतलब कैश मेमोरी में वो अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है JSP। JSP are very good at maintaining user sessions, yeah, but PHP destroys the user sessions every time। सेशन मैनेजमेंट की बात आती है, मतलब कि वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स या ऐसी कोई, तो सेशन मैनेजमेंट काफ़ी हद तक उसमें अच्छा रहता है JSP में, जहाँ की PHP में थोड़ा कंपेरेटिवली लो है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई PHP में बी फेवरेट ऑफ मैनी प्रोग्रामर्स ड्यू टू इट्स simplicity। The main reason programmers choose PHP over Java is the speed। It is much faster to develop and PHP tend to have fewer issues when using shared hosting। When using Java, it is best to have a dedicated server for our hosting। मैंने आपको बताया कि डेडिकेटेड सर्वर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जावा के केस में। चूजिंग PHP और जावा isn't the easiest decision। Both have their advantages and disadvantages। However, for some projects one is certainly better than the other। देखो जावा सिलेक्ट करना या PHP सिलेक्ट करना बहुत ही ये कठिन सवाल है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। कैसे? Most small and medium projects are better with PHP versus Java। However, larger projects are better with Java
वर्सेस पीएचपी, मतलब कि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मीडियम साइज के तो जावा से बेहतर पीएचपी है, और बड़ा प्रोजेक्ट है तो पीएचपी से बेहतर जावा है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएचपी, नॉट पावरफुल इनफ, मतलब जावा के कंपैरिजन में वो इतना पावरफुल नहीं है। नो डाउट स्मॉल लेवल एप्लीकेशन, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन उसमें बनेगी बराबर, लेकिन लार्ज एप्लीकेशंस में वो इतना सुटेबल नहीं है, क्योंकि it does not offer a great deal of modularity which makes it difficult to maintain and update the projects powered by PHP. But we cannot deny the fact that this is the most suitable language for website scripting and small application development. स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस आर इजी बट नॉट लार्ज वंस। मैंने जैसे आपको बताया कि पीएचपी स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए बेहतर है, लेकिन लार्ज स्केल के लिए थोड़ा कठिन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सिक्योरिटी की। वन ऑफ द मेन पेन पॉइंट्स ऑफ द क्लाइंट एंड द एंड यूजर इज सिक्योरिटी। इट इज imperative to ensure that the website is secure. This is mainly to ensure that the information that is submitted across during a transaction is safe and secure. जब भी आप सपोज के कोई भी क्लाइंट जब अपनी इंफॉर्मेशन जैसे कि अपना पिन नंबर या अपना पासवर्ड या अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए अपने एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर या पिन नंबर एंटर करता है, पासवर्ड एंटर करता है, या तो अपने क्रेडेंशियल्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, ऐसा कुछ भी जब वो एंटर करता है तो वो हमेशा चाहेगा कि ये सब कुछ चीजें सिक्योर रखी जाए। PHP is open source. There is no guarantee to this. Thus, PHP versus JSP. JSP will find more secure as it is a Java program. Anybody can hack the source code and let in some hacks across the bugs and damage the system. Now, this is where Java server pages come into the bigger picture. और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो ये प्रेजेंट करता है कि JSP इज प्रिफरेबल अमंग और जावा इज प्रिफरेबल अमंग अपॉन PHP। अब ये देखो PHP कुछ जगहों पे ज़्यादा बेहतर है। ओके, नो स्पेशल वेब कंटेनर इज रिक्वायर्ड फॉर PHP, नो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। अब देखो जब आप जावा की सर्वलेट या PHP बनाओगे तो जब भी कोई नया प्रोग्राम बनाओगे आपको, तो आपको एक फाइल होगी web.xml, उसमें हर बार उस सर्वलेट के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी होगी। PHP में ऐसा कुछ है नहीं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसा PHP में कुछ है नहीं। तो जावा में आपको ये करना रहेगा हर बार, PHP में ये नहीं करना रहेगा। इट इज़ फास्ट देन सर्वलेट्स एंड JSP। नो रिस्टार्टिंग वेब सर्वर्स। अब देखो PHP में जो कुछ भी आप चेंज करते हो कोड में, सेव करते हो फाइल को, तो तुरंत ही वो सर्वर पे जाके रन करवा सकते हो मॉडिफिकेशन के बाद भी। लेकिन जावा में क्या है कि अगर आपने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया तो क्लास को आपको कंपाइल करके वापस सर्वर पे रखना पड़ेगा और सर्वर को बंद करके चालू करना पड़ेगा, तब जाके आपने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उसकी असर आपको देखने को मिलेगी। PHP में ऐसा नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे कि जहाँ पे जावा बेहतर है, स्केलेबिलिटी PHP से बेहतर है, आर्किटेक्चर PHP page does not have a good model for loose coupled web applications like JSP servlets। अब देखो जब आर्किटेक्चर की बात आती है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, तो काफ़ी बेहतर है JSP और सर्वलेट MVC पे पूरा आधारित है। PHP के किसी आप प्रोजेक्ट को देखो तो अगर उसमें डेवलपर ने ध्यान नहीं रखा है तो बहुत ही खराब प्रकार का कोडिंग आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि पूरे पेज में बहुत सी चीज़ें क्लमजी पूरा आपको देखने को मिलेगा। Security. Since PHP is open source, there is no guarantee, but JSP will find it more secured. So PHP does have its benefits, mostly being easy development for small projects and speed. However, JSP servlet takes the crown when it comes to odd, medium, large applications and scalability. तो ये जब बड़ी एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है लार्ज स्केल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की, तो इसमें बाजी मार जाता है जावा। अब जावा का दूसरा विकल्प है डॉट नेट। ऐसी लार्ज स्केल एप्लीकेशन में डॉट नेट भी यूज हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में कि PHP हम कब यूज करते हैं, जब स्मॉल
स्केल एप्लीकेशंस होती है तब, और जावा कब यूज करते हैं जब सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न होता है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस होती है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती है, तब हम जावा यूज करते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह पे बेहतर है। यहाँ पे दोनों ही अपनी जगह पे बेहतर है। कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे हम पीएचपी का यूज करेंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे हम जावा का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहता है कोई? ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा आज क्लासरूम में। किसी को कुछ पूछना है फ्रेंड्स? देखो, कल हमने डिस्कस किया था सर्वलेट पैकेजिंग, बिकॉज इन जावा वी ऑलवेज आई हैव ऑलवेज सेड दैट इट इज अ गुड आइडिया टू पैकेज योर प्रोग्राम। मतलब कि आपके प्रोग्राम को हमेशा पैकेज में के पैकेज बना के रखना चाहिए। तो यही चीज सर्वलेट के बारे में भी इतनी ही सही है जितनी जावा के दूसरे प्रोग्राम्स में। सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी सर्वलेट को एक पैकेज के अंदर रखेंगे, और पैकेज के अंदर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो फाइल हम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इसको हमें सेव करना है एक ऐसे फोल्डर के अंदर जिसका नाम क्या हो, NJSMTI। ये सब कुछ हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। Now, a very interesting and important topic of this chapter, that is servlet life cycle. It is mainly, mostly asked in the theory examination also. The fact only a single instance of each servlet gets created with each user request resulting in a new thread. देखो, जब आप कोई सर्वलेट बना के सर्वर पे रखते हो, है ना, तो जब उस सर्वलेट के लिए पहली रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की, जब भी उस सर्वलेट के लिए क्लाइंट की पहली रिक्वेस्ट आएगी, तब उस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्वर की मेमोरी में रहेगा, और फिर जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स देगा। फिर काम खत्म होने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो बना था सर्वलेट का, वो वहीं पे मेमोरी में रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो मेमोरी में रहेगा। फिर अगर सपोज की नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है तो वही ऑब्जेक्ट उसको भी रिस्पॉन्स देखा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट वापस आती है तो उसको भी वही ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट, अब नेक्स्ट जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उस सर्वलेट के लिए, सेम ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट जो पहली बार बना था वही ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेगा, और आज आने वाली हर एक रिक्वेस्ट को वही ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स देगा। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जो कब का बना था वो आगे जाके बहुत समय तक रिस्पॉन्स देगा। तो कहने का मतलब कुछ सर्वलेट के ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सालों तक बन के पड़े हो सर्वर में, और वही आने वाली रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता रहे एक ऑब्जेक्ट। सो इट मेक्स द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट इंस्टेंस लॉन्गर। तो बहुत ही लंबी हो जाएगी ना उसकी लाइफ साइकिल, क्योंकि वो कब बना था और फिर कब तक वो आगे जाके बहुत समय तक वो आने वाली रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने वाला है। सो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट इंक्लूड्स द टाइम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ सर्वलेट इंस्टेंस, मतलब कि सर्वलेट का ऑब्जेक्ट जब बनता है तब से लेकर जब तक वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ना हो तब तक का जो पूरा समय है, वो सालों भी हो सकते हैं, वो महीने भी हो सकते हैं, वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। वो जो भी ड्यूरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। Till this, we have seen examples of servlet in which a new request thread created is handed off to doGet और doPost। अब तक के जो 2-3 एग्जांपल्स हमने देखे उसमें हमने क्या किया कि जब भी सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को doGet या doPost के जरिए रिस्पॉन्स दिया जाता है। Being more specific, a servlet instance passes through different states during its life। मतलब कि हमने तो ये देखा भाई कि सर्वलेट के अंदर या तो डू गेट हो या डू पोस्ट, एक ही मेथड होती है, और जैसे ही सर्वलेट रन होती है तो उसकी डू गेट या डू पोस्ट पोस्ट मेथड रन होगी। ये हमें अब तक पता है।
अब तक केवल इतना पता है हमें कि भाई सर्वलेट के अंदर डू गेट या डू पोस्ट मेथड होती है, लेकिन एक सर्वलेट का ऑब्जेक्ट, मतलब एक सर्वलेट अपनी लाइफ साइकिल के दौरान बहुत से अलग अलग स्टेजेस से पसार होती है, और उस स्टेजेस के अनुरूप अलग अलग मेथड्स भी है सर्वलेट के अंदर कि जो कॉल होती है, और हम चाहे तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो भी चलेगा। इन अदर वर्ड्स, देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो which are executed during the life cycle of a servlet। जब सर्वलेट की लाइफ शुरू होती है तब से लेकर एंड तक बहुत सी ऐसी मेथड्स है कि जो रन होती है। The following are the methods which are executed during the life cycle of the servlet। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मेथड्स है कि जो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट आर एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहली और प्राथमिक जो मेथड है वो है इनिट। इनिट मेथड के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेथड है वो किसके लिए है, ये इनिशियलाइजेशन के लिए है, व्हेन द सर्वलेट इज फर्स्ट क्रिएटेड। और ये मेथड ऐसी है, इनिट मेथड, कि जो पूरी लाइफ साइकिल के दौरान केवल एक ही बार कॉल होगी। जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है ना पहली बार, तब ये मेथड रन होगी। आगे जाके जब जब नई रिक्वेस्ट आती है इस सर्वलेट के लिए, हर बार ये मेथड रन नहीं होगी, ये मेथड तो केवल एक बार जब ऑब्जेक्ट बनता है तब रन होगी। देन सर्विस, each user request results in call to service method on previously created instance। सर्विस मेथड क्लाइंट की आने वाली हर रिक्वेस्ट पे, क्लाइंट की आने वाली हर रिक्वेस्ट पे सर्विस मेथड रन होगी। सर्विस नाम की मेथड भी है सर्वलेट के अंदर, और जब भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वलेट के लिए सर्विस मेथड रन होगी। हालांकि हमने अब तक इसको ओवरराइड नहीं किया है। तो सपोज कि पहली बार जब सर्वलेट के लिए पहली बार रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्विस मेथड कॉल होगी, फिर डू गेट या डू पोस्ट रन होगी। अब वो ऑब्जेक्ट बनकर पड़ा है सर्वर में, अब दूसरी रिक्वेस्ट आती है उसी सर्वलेट के लिए, तो वही ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू वापस सर्विस मेथड कॉल होगी। तीसरी बार जब रिक्वेस्ट आती है तो जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी के थ्रू सर्विस मेथड कॉल होगी। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट बनकर पड़ा है सर्वर में उसी के द्वारा सर्विस मेथड हर रिक्वेस्ट के आने पर रन होगी। तो मल्टीपल टाइम्स सर्विस मेथड ऐसी है कि जो मल्टीपल टाइम्स रन होती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। The service method calls any of the do methods depending on the type of the request। अब देखो, हमें तो ये नहीं पता था, हमने जो दो सर्वलेट अब तक देखी उसमें तो डू गेट मेथड हमने लिखी थी, और यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि भाई सर्विस मेथड लिखनी पड़ती है, सर्विस मेथड कॉल होती है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सर्विस मेथड को अगर हम ओवरराइड नहीं करते तो उसका कोडिंग ऑलरेडी सर्वलेट के अंदर लिखा हुआ है। HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसके अंदर सर्विस मेथड का कोडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसके अंदर से ऐसा कोडिंग है कि आने वाली रिक्वेस्ट को वो चेक करता है कि वो कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट है या कोई और है। अगर वो गेट रिक्वेस्ट है तो सर्विस मेथड अपने अंदर से डू गेट को कॉल करेगी, और अगर वो पोस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट की मेथड पोस्ट है, तो सर्विस मेथड अपने अंदर से डू पोस्ट को कॉल करेगी। तो कहने का मतलब इस सर्विस मेथड के अंदर से डू गेट या डू पोस्ट को कॉल किया जाता है, और वो अब इंटरनली होता है, तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो जो कोडिंग उसके अंदर है वो रहने देना है, मतलब कि हमें उसको ओवरराइड नहीं करना है। We can prevent multiple threads and allow a single thread to execute with this method at any time by implementing single thread model interface। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट सर्वर में बन गया रिक्वेस्ट के आने पर, अब वो सर्वर में पड़ा है, अब एक ही समय पे मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए, सपोज आ सकती है ना भाई, क्योंकि ये तो वेब एप्लीकेशन है, अलग अलग जगहों से क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है। तो आप
कुछ केस ऐसे भी होंगे कि जहां आप चाहोगे कि भाई आपकी सर्वलेट एक समय पर केवल एक ही रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दे, मतलब सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, जैसा हमने जावा में किया था ना, मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइज रिसोर्सेज। आप यहाँ पे सर्वलेट को सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, मतलब कि एक रिक्वेस्ट को जब वो रिस्पॉन्स दे रही है तो बाकी की रिक्वेस्ट वेट करेगी, सबको एक साथ रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो ऐसा करने के लिए आपकी जो सर्वलेट है ना, आपका जो सर्वलेट क्लास है, उसको आपको इंप्लीमेंट करवाना है इस इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? सिंगल थ्रेड मॉडल। हेलो, मैं ऑडिबल? हेलो, हेलो, हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, am I audible? Yes, sir. Am I audible, friends? Yes, sir, you are audible now. Hello, friends. કટ કટ થઈને આવે છે તમારો વોઇસ. Am I વોઇસ audible? કટ થાય છે સર તમારો. Hello, friends. Hello, friends. Am I audible? યસ સર આવે છે અવાજ તમારો. યસ યસ. Is my screen visible? Yes, sir. યસ સર. Is my screen visible, friends? Yes, sir, visible. યસ સર. યસ સર. Is it visible now? Okay. Yes. So, we can implement single thread model interface, and what will it do? If your servlet is serving any one request, the other requests which are for the same servlet will wait. See here, Java virtual machine and your servlet which has init service and destroy method. नाउ इससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी जो आपको बताया है वो तीनों ही अलग अलग रिक्वेस्ट है सेम सर्वलेट के लिए, है ना। लेकिन वो एक समय पे किसी एक ही रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगी। Now, destroy method. When a server decides to unload a servlet, it will code
कॉल दी डिस्ट्रॉय मेथड। तो देखो ये 4 मेथड यहाँ पे हमने देखी, इनिट, सर्विस, फिर डिस्ट्रॉय, और एक अभी आएगी डू गेट, डू पोस्ट, या बहुत सारी ऐसी मेथड्स है। लेकिन जो सिमिलर मेथड्स है वो कौन सी है? इनिट है, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय मेथड इनिट मेथड की तरह है कि भाई वो ड्यूरिंग ए लाइफ साइकिल एक ही बार कॉल होगी। कब कॉल होगी? जब सर्वलेट को सर्वर डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा है, मतलब कि जब सर्वर सर्वलेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है तब। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के, या तो सर्वर शटडाउन हो रहा है, या जेवीएम क्रैश हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, पावर ऑफ हो रहा है, या फिर आपकी सर्वलेट बहुत लंबे अरसे से सर्वर पर पड़ी है। आपकी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कब से बनकर पड़ा हुआ है सर्वर पर, लेकिन उसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट अभी नहीं आ रही है, तब सर्वर उसको डिस्ट्रॉय करने का सोच सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटर उसको हटाने का सोच सकता है। तब इन सभी केसेस में आपके सर्वलेट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, और तब ये डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी। तो इनिट मेथड भी केवल एक ही बार कॉल होती है जब ऑब्जेक्ट बनता है सर्वलेट का तब। और डिस्ट्रॉय मेथड कब कॉल होती है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब। Yeah, let's discuss the life cycle methods in detail. The init method is specially designed for the case in which we want to perform some setup task when the servlet is first loaded. तो init method का आप कब यूज करोगे? जब आप कुछ ऐसा कोडिंग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो कि जो जब सर्वलेट लोड हो तब रन हो। मतलब कि आप कुछ ऐसा टास्क करवाना चाहते हो कि जो शुरू में रन होना चाहिए, तो उसको आप लिख सकते हो इनिट मेथड के अंदर। इट इज कॉल्ड वंस व्हेन द सर्वलेट इज न्यूली क्रिएटेड एंड नॉट कॉल्ड अगेन ऑन ईच रिक्वेस्ट। केवल एक ही बार ये मेथड कॉल होगी, और फिर हर रिक्वेस्ट के आने पर ये मेथड कॉल नहीं होगी। इसकी सिंटेक्स यहाँ पे देख सकते हो आप। पब्लिक वॉइड इनिट थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन। ये मेथड ऐसी है कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। कौन सी एक्सेप्शन? सर्वलेट एक्सेप्शन। अगर आप चाहो तो इसको ओवरराइड कर सकते हो इस मेथड को। init method performs two variety of initializations: general initializations and initialization controlled by initialization parameter। जनरल इनिशियलाइजेशन मतलब कि ऐसे डेटा की जो आप इसी मेथड के अंदर बनाओगे इनिट के अंदर, और फिर आगे जाके यूज करोगे। और जो दूसरा आपको यहाँ पे लिखकर बताया मैंने पैरामीटर वाला, वो क्या है कि आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से भी पैरामीटर पास कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब कि web.xml फाइल है, जिसको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल या वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं। उसमें से वो एक XML फाइल है, उसमें से भी आप अपनी एप्लीकेशन को पैरामीटर पास कर सकते हो। वो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सर्विस मेथड, जैसा कि मैंने बताया, हर रिक्वेस्ट के आने पर ये कॉल होगी और इसके अंदर से दूसरी मेथड कॉल होगी। वेन एवर अ सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ सर्वलेट, द सर्वर क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड कॉल्स सर्विस मेथड। जब भी किसी सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो क्लाइंट सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट की उस रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड बनाएगा और फिर सर्विस मेथड को कॉल करेगा। सर्विस मेथड ऑन द अदर हैंड चेक्स द रिक्वेस्ट Sorry, टाइप। your voice is very slow. वेरी हेलो, Voice cut. બધાને એવું થાય છે? नो सर, मेरे को तो क्लियर सुनाई दे रहा है। એટલે દિવ્યાબેન નેટવર્કની પેલું હોય ને, આપણે મોબાઈલથી કનેક્ટ થતા હોય ને, એટલે તમારે ત્યાં વધઘટ થતા હોય મોબાઈલની કનેક્ટિવિટી, એના કારણે ક્યારેક તમને અવાજ ઓછો આવી શકે। અધરવાઇઝ અહીંયા તો BSNL નું આપણે લીઝ લાઇન યુઝ કરીએ છીએ, એટલે અહીંયા તો બરાબર છે કનેક્ટિવિટી। તમે થોડાક નેટવર્કવાળા એરિયામાં જઈને બેસો તો કદાચ વધારે અનુકૂળ આવે, અવાજ આવે। सर्विस मेथड ऑन दी अदर हैंड चेक्स दी HTTP रिक्वेस्ट टाइप। अब सर्विस मेथड जो है वो क्या करेगी? मतलब कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी सर्वलेट के लिए तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड बनाएगा और फिर सर्विस मेथड को कॉल करेगा। अब सर्विस मेथड क्या करेगी? वो चेक करेगी कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आई है वो कौन सा प्रकार की है, गेट है या पोस्ट है या कुछ और है। जो भी हो रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट के अनुसार वो दूसरी मेथड को कॉल करेगी, सर्विस मेथड। जैसे कि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो वो डू गेट को कॉल करेगी, पोस्ट मेथड है तो वो डू पोस्ट को कॉल करेगी।
एडिशनली वी कैन ऑल्सो ओवरराइड द सर्विस मेथड बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया। मैंने आपको बताया कि सर्विस को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन ये सजेस्टेड नहीं है कि आप उसको ओवरराइड करो। उसे जो है वो रहने दो, उसका कोडिंग जो है लिखा हुआ ऑलरेडी HTTP सर्वलेट के अंदर, उसको रहने दो। आप डू डू वाली कोई मेथड ओवरराइड करो, डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, कोई भी मेथड आप ओवरराइड करो, सर्विस को मत करो। For example, if we want to have identical logic for both get and post, instead of overriding service method, we can have one method calling the other having the logic. देखो, अगर आप आपका आपकी सर्वलेट के केस में ऐसा है कि भाई कुछ रिक्वेस्ट गेट भी होगी, कुछ पोस्ट भी होगी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि गेट और पोस्ट दोनों को ओवरराइड कर दो, ठीक है ना। फिर एक में से दूसरी मेथड को कॉल कर दो। मतलब कि आपने गेट के अंदर कोडिंग लिखा है, ओके, तो डू पोस्ट भी लिखो और डू पोस्ट के अंदर से डू गेट को कॉल करो। इससे क्या होगा कि अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो डू गेट कॉल होगी, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो डू पोस्ट कॉल होगी और उसके अंदर आपने क्या लिखा है, डू गेट को कॉल किया है। तो सिंपली आपको दोनों में कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आइडेंटिकल लॉजिक है, मतलब कि दोनों ही केस में आप सेम लॉजिक को रन करवाना चाहते हो, तो एक जगह पे लिख के दूसरे में से पहली मेथड को कॉल कर सकते हो, तो आपको दोनों में नहीं लिखना पड़ेगा। देखो, ये सर्वलेट की सर्विस मेथड का सिग्नेचर है, पब्लिक वॉइड सर्विस। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट हमें मिलती है, सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। और ये मेथड भी ऐसी है कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, सर्वलेट एक्सेप्शन या IO एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत ही सिमिलर लगेगा इस मेथड का सिग्नेचर डू गेट के कंपेयर्ड या डू पोस्ट के कंपेयर्ड। उसी में भी डू गेट और डू पोस्ट में भी यही दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वहां पे HTTP लगा रहता है आगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या है, केवल सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। और एक बात यहाँ पे आपको बता दूं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एक सब इंटरफेस है सर्वलेट रिक्वेस्ट का, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स भी एक सब इंटरफेस है सर्वलेट रिस्पॉन्स का। तो कहने का मतलब सर्विस मेथड में यहाँ पे जो दो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों ही सुपर टाइप की है, और यही दो आर्ग्यूमेंट पास होती है डू गेट या डू पोस्ट या किसी भी मेथड को। अब जो चौथे प्रकार की जो मेथड्स है, तीन प्रकार की मेथड्स हमने देखी, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। अब चौथी जो मेथड है जिसमें ज्यादातर केस में हम कोडिंग करेंगे वो है डू एक्स मेथड्स। यहाँ पे डू एक्स क्यों लिखा है पता है, क्योंकि बहुत सारी मेथड्स है। डू गेट भी हो सकता है, डू पोस्ट भी हो सकता है, डू पुट भी हो सकता है, डू डिलीट भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में हम जो ओवरराइड करेंगे मेथड वो तो गेट या पोस्ट ही होगी, और उसमें से भी ज्यादा गेट होगी। So we will override either do get or do post method. However, we can also override other methods like do delete for delete request, do put for put request. Destroy method. After all, once upon a time, server may decide to remove a previously loaded servlet. It might be due to servlet is idle since long time, or the administrator has explicitly asked to do so. कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि आपकी सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को हटाने की आवश्यकता है, रिमूव करने की आवश्यकता है सर्वर को। कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत ही लंबे अरसे से वो ऐसे ही पड़ा है आइडल बिना कोई उपयोग के, या फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर उसको हटाने की सोच रहा है, या फिर पावर शटडाउन होता है, कुछ भी। बिफोर रिमूविंग द सर्वलेट फ्रॉम द मेमोरी, द सिस्टम कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड। और जब उस ऑब्जेक्ट को, सर्वलेट को ऑब्जेक्ट को जब डिस्ट्रॉय करना होगा, रिमूव करना होगा, तब ये डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी। तो वंस अगेन द कंट्रोल इज इन आवर हैंड, तो यहाँ पे वापस हमारे हाथ में एक दफा दोबारा कंट्रोल आता है कि अगर हम कुछ ऐसा कोड रन करवाना चाहते हैं कि जो सर्वलेट के अंत समय पे रन हो, तो वो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर। वी कैन परफॉर्म एनी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज लाइक क्लोजिंग द डेटाबेस कनेक्शंस, हॉल्ट एनी बैकग्राउंड थ्रेड्स, राइट द कुकी एंड परफॉर्म अदर सच क्लीनअप एक्टिविटीज। तो ऐसी कोई भी चीज, हाउसकीपिंग एक्टिविटी जो कहते हैं, जो हम अंत में करना चाहते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी को क्लोज करना, रिसोर्स को रिलीज करना, वो सब हम लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर। इवन दो द डिस्ट्रॉय मेथड इज अवेलेबल, it is suggested that you don't rely on that. You should also set other mechanisms to do the periodic task. नो डाउट कि ये मेथड अवेलेबल है डिस्ट्रॉय मेथड, लेकिन हम इसके ऊपर आधारित नहीं रह सकते, क्योंकि कभी
कुछ कुछ केस ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है और ये डिस्ट्रॉय मेथड को मौका नहीं मिलेगा रन होने का, तो उसके आधारित आप रहो। ऐसा नहीं, आपको कुछ और मैकेनिज्म्स भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि जिसके द्वारा आप पीरियोडिक टास्क जो है वो कर सको। ठीक है, अब ये 4 मेथड्स फ्रेंड्स थी। इनिट मतलब कि इनिशियलाइजेशन के लिए, सर्विस मतलब कि हर रिक्वेस्ट के आने पे सर्विस कॉल होगी, डिस्ट्रॉय अंत में, सर्वलेट के अंत में, और जो फोर्थ मैंने बताई आपको वो है डू। डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, कुछ भी हो सकती है वहां पे। तो 4 प्रकार की मेथड्स होती है सर्वलेट के अंदर। और जब आपको ये सर्वलेट की लाइफ साइकिल का आंसर देना होता है, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाओ सर्वलेट की लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मैंने अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल रखा है पीपीटी में, और ये एग्जाम्पल है एक सर्वलेट का कि जिसमें उसकी मैंने लाइफ साइकिल डेमोस्ट्रेट की है। देखो, शुरू में पैकेज लिखा है, पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज एनजेएस एमटीआई, फिर 3 अपने वही पुराने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, फिर क्लास डिफाइन किया है, पब्लिक क्लास सर्वलेट साइकिल एक्सटेंस एचटीटीपी सर्वलेट, ये अपना सर्वलेट साइकिल क्लास बना। फिर एक मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप को, जिसको मैंने इनिशियली एम्प्टी रखा है। तब आगे जाके इनिट मेथड को ओवरराइड किया, पब्लिक वॉइड इनिट थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, और उसके अंदर क्या लिखा, मैसेज प्लस इक्वल टू सर्वलेट इनिशियलाइज, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लिखा सर्वलेट इनिशियलाइज। अब देखो, जब इनिट मेथड कॉल होगी ना, तो मैसेज के अंदर क्या कॉन्केट हो जाएगा, सर्वलेट इनिशियलाइज। देखो कॉन्केट होगा, प्लस साइन मैंने की है, मैसेज वेरिएबल को मैंने इनिशियली एम्प्टी रखा है और उसमें कॉन्केट किया सर्वलेट इनिशियलाइज। फिर आगे जाके सर्विस मेथड कॉल होती है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास होता है, तो यहाँ पे मैंने उसमें कॉन्केट किया है सर्वलेट सर्विस। ओके, और फिर सर्वलेट सर्विस डिस्प्ले करवाया, और वहां से मैंने कॉल किया है डू पोस्ट या डू गेट को। अब देखो, सर्विस मेथड को अगर हम ओवरराइड कर रहे हैं तो इंटरनली जो कोडिंग था उसका वो तो रन नहीं होगा, और वो इंटरनली कोडिंग रन नहीं होगा तो डू गेट या डू पोस्ट भी कॉल नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मैन्युअली डू पोस्ट को कॉल किया। और देखो, डू पोस्ट को कॉल किया, साथ ही मैंने 2 ऑब्जेक्ट भी पास कर दिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये वही 2 ऑब्जेक्ट है कि जो सर्विस मेथड को प्राप्त होते हैं एज ए पैरामीटर। और नीचे आप देख सकते हो कि डू पोस्ट का कोडिंग लिखा है, उसमें मैसेज में कॉन्केट किया है सर्वलेट डू पोस्ट, फिर वहां से डू गेट को कॉल किया, वही 2 ऑब्जेक्ट पास किए, और डू गेट के अंदर सर्वलेट डू गेट ऐसा मैंने मैसेज में कॉन्केट करवाया और प्रिंट करवाया। फाइनली फाइनली डू गेट के अंदर मैं प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर का रेफरेंस दिया है पीडब्ल्यू नाम के वेरिएबल को। फिर कंटेंट टाइप मैंने सेट कर दिए टेक्स्ट एचटीएमएल, और अब मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ सर्व ब्राउजर को, प्रिंट एलन। देखो, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट्स के अंदर लिखा है HTML हेड टाइटल लाइफ साइकिल, टाइटल ओवर, देन डेमो ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, वो H2 हेडर में लिखा है, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू श्यान, और फिर वहां पे कॉन्केट किया मैसेज। तो मैसेज की वैल्यू अभी क्या होगी, इनिट सर्विस डू पोस्ट एंड देन डू गेट, ये पूरा क्रम उसमें आ गया है मैसेज के अंदर। और फाइनली डिस्ट्रॉय मेथड में मैंने लिखा है सर्वलेट डिस्ट्रॉयड। तो ये सर्वलेट जब आपकी रन होगी तो आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा इनिट सर्विस और डू पोस्ट एंड डू गेट। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ सर्वलेट। हैज एनीबडी एनी डाउट इन दिस? नो सर। In the next session, I will be showing you how to run a servlet. सर्वलेट को कैसे रन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना उसमें प्रैक्टिकली।